आप तो मत जाए, मुझे भी वॉशरूम आ रहा है। अच्छा सर वापस आ गए। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि 3 एरियाज की हम बात कर रहे थे, 3 स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे. We are talking about personnel administration department, we are talking about human resource management department, and we are currently talking about the strategic human resource department. ये 3 डिपार्टमेंट जो है, ये मतलब 3 स्टेजेस जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, ये अब तक जो है हमारे सामने है. इस वक्त लास्टली जो है दैट इज द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. मैंने आपको बताया है कि नंबर 1 पे हम जो है आमतौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते थे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अटेंडेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियंस एंड ऑल दीज थिंग्स. इस तरह की चीजें जो है वो हम करते थे शुरू में. लेकिन बाद में फिर हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया. हमने ह्यूमन रिसोर्स को एक एसेट्स डिक्लेयर कर दिया कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो एक एसेट है, और उसके अंदर जो लोग काम करने वाले हैं वो एक एसेट्स हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो इसके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उनको एसेट्स के इक्विवेलेंट जो है वो हमें ट्रीट करना है. लेकिन ओडी के जो लोग हैं वैसे वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते. वो कहते हैं कि इंसान जो है वो कोई एसेट के इक्वल नहीं हो सकता. इंसान जो है, जो ह्यूमन है, इट इज मोर देन द एसेट्स. ये बाद में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट आया उसके अंदर वो टोटली इस बात को इग्नोर करते हैं. वो कहते हैं जी ह्यूमन रिसोर्स यानी जो इम्प्लाइज हैं, जो लोग हैं, वो इट इज मोर देन द एसेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये दिमाग रखते हैं, ये चीजों को इनोवेट कर सकते हैं. इसलिए इन्हें इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन को बेटरमेंट की तरफ ले जाना चाहिए, बजाय इसके कि इनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए जैसा कि एक एसेट को, जैसे कि एक पंखे को, एक मशीन को अपनी मर्जी से लोग इस्तेमाल करते हैं. उस तरह अगर इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ना तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेट कर सकेंगे, और ना ही ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई क्रिएटिविटी लेकर आएंगे. इसलिए अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इनको एसेट्स की बजाय ह्यूमन बीइंग ही डिक्लेयर करें. एंड ह्यूमन बीइंग हैव अ पावर टू थिंक, to transform the thing, to create new ideas, to innovate the processes and procedures in the organizations. तो इनको फॉलो करना चाहिए. ये ओडी का कंसेप्ट है, लेकिन एचआर वाले इसको अभी भी एसेट ही समझते हैं. अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो काम है दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू लाइन मैनेजर्स. लाइन मैनेजर्स के साथ जब तक उनकी बातचीत नहीं होगी उस वक्त तक वो कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. एंड फाइनली नाउ वी हैव अ सीट इन द टॉप मैनेजमेंट. जब वो कोई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रही होती है तो उस वक्त हमें जो है, हमारे पास यानी ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स जो है उनके पास एक सीट होती है जहां पर वो जाकर बैठते हैं और अपना इनपुट देते हैं स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में, स्ट्रेटेजी डिजाइनिंग में, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर. तो ये कुछ स्टेजेस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था. If you have any comment, anyone want to say something about all these things, तो वो कर सकता है. उसके पास 2 कमेंट में लेना चाहूंगा. अगर कोई आप में से कोई भी 2 कमेंट देना शायद दे सकता है. अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज दी एचआर मैनेजर्स ड्यूटी. एचआर मैनेजर्स जो है वो क्या उसके पास ड्यूटीज हो सकती हैं. एक अच्छा एचआर मैनेजर जो है उसके पास क्या काम होते हैं. लाइन फंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिव फंक्शंस होता है, और स्टाफिंग फंक्शन होता है. लाइन फंक्शन आप अपना इनपुट दीजिएगा बाद में, लेकिन मैं अभी पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं, फिर आपका इनपुट भी लेंगे. लाइन फंक्शंस मीन एज ए एचआर मैनेजर्स, लाइन फंक्शन का मतलब यह है कि उसको अपना जो डिपार्टमेंट है जिसमें वो काम करता है उसके अंदर जो लोग हैं उन लोगों की मैनेजमेंट और उन लोगों की मोटिवेशन टू गेट देयर वर्क डन, ये जो है उसका काम है एज ए लाइन फंक्शन. उसके बाद है कोऑर्डिनेशन का फंक्शन. कोऑर्डिनेशन का मतलब है कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है आपने, तो आपको लाइन मैनेजर्स के थ्रू, लाइन मैनेजर्स के साथ, टॉप मैनेजमेंट के साथ आप कोऑर्डिनेट करेंगे. थर्ड जो इंपॉर्टेंट आपकी ड्यूटी है दैट इज द स्टाफ फंक्शन. स्टाफ फंक्शन मीन यू गिव द एडवाइसेस for the improvement, for the betterment
of the department for the betterment of the organizations. तो आप लाइन मैनेजर्स को, टॉप मैनेजमेंट को आप अपनी एडवाइसेस जो है वो देते हैं। तो ये 3 काम है। पहला काम अपने डिपार्टमेंट को और उसके लोगों को मैनेज करना, दूसरा कोऑर्डिनेशन करना टॉप मैनेजमेंट से और लाइन मैनेजर से, और तीसरा लाइन मैनेजर्स को और टॉप मैनेजमेंट को जो है एडवाइस जो है प्रोवाइड करना रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम या फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द इम्प्रूवमेंट, फॉर द इनोवेशन, फॉर द क्रिएटिविटी। इन चीज़ों के हवाले से जो है नए आइडियाज उनके साथ शेयर करना, उन्हें एडवाइस करना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के ड्यूटीज प्रोफेशनल्स के काम है। नाउ यू कैन कमेंट ऑन एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, अगर आप कुछ चाहता है आप में से। है कोई कुछ बोलना चाहता है? सर प्लीज ये कोऑर्डिनेटिव फंक्शन दोबारा बताइएगा। Okay, coordinative function is very simple. That is the coordination between the department. यानी आप जो है HR के जो लोग हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे विद द लाइन मैनेजर्स, वो कोऑर्डिनेट करेंगे विद द टॉप मैनेजमेंट। तो जब कोई चीज इंप्लीमेंट करनी होती है तो बगैर लाइन मैनेजर्स के वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। उनके साथ बैठेगा, उन्हें कहेगा कि जी ये टॉप मैनेजमेंट ने कुछ जो है चीजें डिजाइन की हैं, कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है, अब आपने ये स्ट्रेटेजी हमारे साथ मिलकर आपने ये स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये लाइन मैनेजर्स के साथ कोऑर्डिनेशन है। इसी तरह टॉप मैनेजमेंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो स्ट्रेटेजी डिजाइनिंग के हवाले से है। उनके कोई अगर स्ट्रेटेजी बनाई है तो उसके हवाले से उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। इसी तरह इनके साथ रिक्रूटमेंट के हवाले से कोऑर्डिनेशन हो सकती है, ट्रेनिंग के हवाले से कोऑर्डिनेशन हो सकती है, नीड असेसमेंट के हवाले से कोऑर्डिनेशन हो सकती है। तो डिफरेंट तरीके से कोऑर्डिनेशन जो है वो आप कर सकते हैं डिपार्टमेंट से और टॉप मैनेजमेंट। फिर अगर कोई प्रॉब्लम है लाइन मैनेजर्स को या टॉप मैनेजमेंट को कोई इश्यू है तो उसके अंदर वो उनको एडवाइस भी कर सकते हैं कि वो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं या उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जी सर स्टाफ फंक्शंस का भी बता दें एक बार कि उसमें जो है जैसे स्टाफ होता है मैनेजमेंट भी होती है। स्टाफ फंक्शन जो है इसके अंदर स्टाफ फंक्शन का मतलब नहीं, ये देखें ये फंक्शन है, फंक्शन का मतलब है काम, उसका काम क्या होगा, उसकी ड्यूटीज क्या होगी। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर होगा HR का वो इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसके थ्रू वो लोगों को एडवाइस करेगा। किसको एडवाइस करेगा? लाइन मैनेजर्स को एडवाइस कर सकता है, एम्प्लॉइज को एडवाइस कर सकता है, टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस कर सकता है। एडवाइस रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड फंक्शंस, इससे रिलेटेड वो एडवाइस कर सकता है। ठीक है, और कोई सवाल? अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई सवाल नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एसेट्स और रिसोर्सेस, जिसमें फिजिकल रिसोर्स होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, इंटेंजिबल रिसोर्सेज होते हैं और ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो फिजिकल रिसोर्सेज में क्या होता है? आपके पास मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, उसके अलावा फैंस है या और भी ऐसी चीज जो फिजिकली आप जिसको देख सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स में आपका फाइनेंस है, जिसमें आपके पास कितना कैपिटल है ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो फाइनेंशियल कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल कैपिटल कितना है, फाइनेंस कितना है, पैसा यानी आम जबान में कितना आपके पास मौजूद है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब है दैट इज द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द patents of the organizations, that is the copyright of the organizations, that is the image of the organizations। ये सारी चीजें जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं, क्योंकि इमेज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन का इमेज ही खराब हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती। देन वी हैव अ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 किस्म के रिसोर्सेज होते हैं। मैं अब आपसे ये इनपुट लेना चाहूंगा कि आप इन चारों में सबसे आपके नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? हैंड रेज कर दीजिए जिसको कमेंट करना है। इन चारों रिसोर्सेज में से सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है?
जी सैयदा उम्मे अबीहा। जी सर, फाइनेंशियल कैपिटल कंपनी के पास कितना है? ओके, क्यों आप ऐसे सोचती हैं? सर, कंपनी के पास कैपिटल होगा, वो स्टार्ट कर सकती होगी, रन करती होगी, तभी तो ह्यूमन को जो है वो अपॉइंट कर सकेगी। आप तो कौन से डिपार्टमेंट में काम करती हैं? मैं एकेडमिक सपोर्ट डिपार्टमेंट में हूँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। एजुकेशन में आप? जी बिल्कुल। ओके ग्रेट। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और कुरतुल ऐन से पूछते हैं। जी कुरतुल ऐन, आप क्या समझते सर फॉर मी इट्स फाइनेंशियल, अबीहा के साथ मैं एग्री करती हूँ। हैं? फॉर यू इज फाइनेंशियल। यस सानिया। यस सर, मैं ह्यूमन कहूँगी। ऑल्दो फाइनेंस कंपनी का इम्पोर्टेंट होता है क्यों उसके, ह्यूमन क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि ह्यूमन की वजह से ये सब चीज़ें क्योंकि अगर आपकी रिसोर्सेज अच्छी हैं तो तभी आपकी कंपनी की डेवलपमेंट होगी। अगर रिसोर्सेज के कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, ऑल्दो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ठीक है लेकिन जी, अगर रोशनी मिर्जा। यस सर, मैं भी एग्री करती हूँ सनिया से। अकॉर्डिंग टू मी ह्यूमन रिसोर्स इज द टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस अदर रिसोर्सेज। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स ही है वो एक ऐसा आपका एसेट है, एक रिसोर्स है जो आपको एक पोजीशन पे लाकर खड़ा करता है, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन पहचानी जाती है, आप रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके ह्यूमन पावर अच्छा है, रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स आपकी हार्ड वर्किंग है, कोऑपरेटिव है, और उसके साथ आप अच्छा डील कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलती है। तो बेसिकली इट्स द क्लियर फेस, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आपका इट्स द वन ओके फेस ऑफ द टू ठीक है, कॉइन, वेरी गुड। यू नो। अच्छा कोई मुझे ये बता सकता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन कोई फर्ज को एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए क्या लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उसके लिए फाइनेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट? फाइनेंस। फाइनेंस। पूरा तो लैन बात कर रही है। जी सर, यस सर, फाइनेंस। फाइनेंस। नौशीन भी और पूरा तो लैन भी, फाइनेंस बहुत मैटर करता है। वेरी गुड। अच्छा देखिए, मेरी जो राय है वो ये है कि मेरे नजदीक जो है, एक दो पहले मैं एग्जांपल दूंगा आपको, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि दुनिया की जो टॉप कंपनीज हैं उनके जो ओनर थे, क्या उनके पास फाइनेंस बहुत था, उसकी वजह से वो टॉप कंपनीज बनी? अगर हम केएफसी की बात कर लेते हैं, हम मैकडोनल्ड की Yes, बात कर लेते exactly sir. Sir, I was about to give the same example. KFC के जो ओनर थे, उन्होंने जब स्टार्ट किया तो he didn't have that much money. He started from a workshop, जी। car workshop. तो आप जो है, आप एप्पल को देख लें, आप अलीबाबा को देख लें, आप जो है इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट को देख लें, तो हु आर दे? क्या इनके पास बहुत पैसा था जब इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था? इससे ये जाहिर होता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम जो है, हमारे अंदर अगर कैपेबिलिटीज हैं, तो हम जो है, जो फंड है उसे जनरेट कर सकते हैं, जो फाइनेंस है उसे हम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि एक बहुत बड़ी एग्जांपल ली आई कोका है। ली आई कोका का नाम सुना है आप लोगों ने? आप में से कितने लोगों ने ली आई कोका का नाम सुना है? सुना है किसी ने? ओके। ली आई कोका जो है, ये फोर्ड मोटर के चेयरमैन थे, और फोर्ड मोटर को यहाँ तक पहुंचाने में, यहाँ तक बनाने में फोर्ड मोटर का बहुत जो है, इसका ली आई कोका का बहुत ही जो है बहुत अहम रोल है, जिसने फोर्ड मोटर को फोर्ड मोटर बनाया। लेकिन एट द एंड उनको निकाल दिया गया, उस ऑर्गेनाइजेशन से ही फारिग कर दिया गया। यानी जिसने इतना कंट्रीब्यूट किया उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन से उनको फारिग कर दिया। अब उसके बाद एक और कंपनी थी जिसका नाम था क्राइसलर कॉर्पोरेशन। क्राइसलर कॉर्पोरेशन ये यूएसए की जो है ऑटोमोबाइल की एक फर्म है, जो ऑटोमोबाइल में बहुत बड़ा नाम रखती है।
ऐसी कंपनी, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं जो कि बैंक करप्ट हो चुकी है? मतलब आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कोई पोजीशन ही नहीं है, उसके बावजूद भी आपको कहा जाए कि यार ये एक कंपनी है जो बैंक करप्ट हो चुकी है, सारे बैंक्स के जो है पैसे भी वापस करने हैं, और आप इसके सीईओ बन जाएं। आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, पैसे वैसे भी नहीं मिलेंगे, बस आपको नाम मिलेगा सीईओ बनने का। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि ये काम को करने में आगे बढ़ेंगे? जी, कोई है ऐसा जो कि ये कहे कि मुझे स्टील मिल का चेयरमैन बना दिया जाए और मुझे सैलरी भी ना दी जाए, तो मैं स्टील मिल को जो है बहुत आगे लेकर चला जाऊंगा? कोई कर सकता है? आप में से कोई है ऐसा जो इसको सही कर दे, या पीआईए को सही कर दे? पैसे भी नहीं मिलेंगे लेकिन। जी हमजा रऊफ, तो सर ऐसी ये बात। बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्योंकि उधर इधर बिल्कुल पॉसिबल बात है, क्योंकि सर देखें बात सारी है इन कंपनीज ये रेवेन्यू जनरेट कर, लेकिन हमें इनकी अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही कि जो कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से हमें लॉसेस हो रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली सी बात है, ये पॉसिबल चीजें हैं। जी पॉसिबल चीजें हैं, कोई आकर तो इसे पॉसिबल करेगा ना, ऐसे बातें करते करते रहे जो है ना यस पॉसिबल सर, नहीं होगी। बिल्कुल सर। ओके, तो यस इसका सर, मतलब बिल्कुल क्या है कि, पॉसिबिलिटी है सर, बिल्कुल इसकी। जी हाँ, तो इस तरह ली आई कोका को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दी गई जिसका नाम था क्राइसलर कॉर्पोरेशन, और वो बैंक करप्ट हो चुकी थी। उसके पास 18,000 एम्प्लॉइज थे जिसको पैसा देने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं था, और बैंक जितने भी थे उन्होंने उनको लोन देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारे पैसे निकालो जो आपने हमसे लिए हुए। ऐसी सूरत हाल में उनके जो टॉप मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने सोचा कि इसको अगर निकाल सकता है तो एक ही वो बंदा है जो इसे निकाल सकता है, और वो है ली आई कुका। अगर वो हमारी कंपनी को ज्वाइन कर ले, वो फारिग बैठा हुआ था, इन्होंने कहा यार उसको अप्रोच करो, अगर ये हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है तो इस कंपनी को इस क्राइसिस से ये निकाल सकता है। अब अगर आपको स्टील मिल दी जाए तो आप क्या, आपके पास स्ट्रेटेजी होगी? किस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप स्टील मिल को आगे बढ़ाएंगे? कोई है किसी के पास स्ट्रेटेजी? सबसे पहले तो इसके लॉसेस को ही सर देखेंगे कि लॉसेस किस वजह से हो रहे हैं। ठीक है, लासेस तो सर आप जैसे अभी देखेंगे ना, अपने काम जैसे पहले शुरू पीआईए करने के का लिए पैसा जैसे तो हो अपने रहा है। पीआईए का पड़ा है सर, जैसे इधर इतना जो है इतने ऑपरेशन यानी फ्लाइट्स नहीं है पीआईए की, उससे ज़्यादा आपने जो है स्टाफ रखा हुआ है। तो जो सर लॉसेस तो होंगे ना सर, तो हर चीज़ को जो है इन्हीं लॉसेस को कवर करने के लिए जो है आपको जो है अपने ऑपरेशंस का तो बहाल करें या स्टाफ जो है रिड्यूस करें। तो ये सारी पैसा चीज़ें होगा तो ये सारी ऑब्वियसली सी चीजें तो बात है, पैसे, स्टील मिल में भी ये सर सारी ऐसी है। चीजें तो पैसे से बनती है ना लड़के। अब अगर आप क्राइसल सारी कारपोरेशन चीज़ें में सर जाते हैं, पैसे से बनी, असल तो सर हम इनके लॉसेस कम करके ये निकाल सकते हैं ना। कोई सही बोल रहा है, exactly ऐसा ही है सर। इतना काम नहीं है जितने एम्प्लॉयज भर्ती किए हैं इन लोगों ने। स्टील मिल में भी ऐसा ही है, पीआई के अंदर जो लॉस हुआ था इसमें भी ऐसा ही था। अब मुझे ये बताएं कि जब आप स्टील मिल को ज्वाइन करेंगे क्या आप उन लोगों को निकाल सकेंगे? नहीं निकाल सकते आप। सर अभी तो लेट मी फिलहाल ताज़ा ताज़ा करंट सीन ये है कि स्टील मिल्स जो एम्प्लॉयज हैं उनको तो पेमेंट कर निकाल ली रही है। है, पेमेंट करके हाँ, निकाल रही है ना। हाँ नहीं, पहले तो निकालने का 9,000 बंदों को इन्होंने कहा था कि निकाल लें, और वो उन्होंने कर दिया था, हाँ, एप्लीकेशन कर दी थी। लेकिन उसके बाद अब ये आ रहा है कि जितने भी सीनियर के एम्प्लॉयज हैं जो रिटायर हैं जो भी हैं, उनको उनके सारे ड्यूज मिल रहे हैं और वो फारिग कर रहे हैं। मतलब फारिग करने वाला जो फैसला है वो कंफर्म्ड है, लेकिन ओके। साथ में वो ड्यूज। टाइम रिप्लेस सर होंगे इसमें वो मैं एक पॉइंट एम्प्लॉयज। और ऐड करना चाहूंगा। द पॉइंट इज जी दैट स्टील मिल्स जो है वो अब वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जी हाँ, बिकॉज आयरन को कोर को जो है वो मेल्ट करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो फर्नेस होती है। सही है। एंड सिंस एस्टेब्लिश फर्नेस जो है वो कंटिन्यू फायर से ऑन थी, और उसमें सिनेरियो ये होता है कि अगर आपको जो है लिमिटेड एनर्जी नहीं देंगे देन इट विल बी शटर। एंड लास्ट सिंस 2016 फर्नेस इज शट डाउन। तो अब आपको पाकिस्तान स्टील मिल्स रन करनी है तो यू हैव टू इंस्टॉल ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। इसके लिए आपको बहुत फाइनेंस रिक्वायर होगा। ऑन दी अदर हैंड पीआईए, यस यू कैन अनएम्प्लॉयड पर्सन, और उसको आप जो है वो थोड़ा बेहतर कर सकते हैं जो एक्सेसिव पर्सन है, बिकॉज वो स्टिल रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान स्टील इज नाउ दैट थिंग। तो वो तो पाकिस्तान या किसी भी मैनेजमेंट के इस पे नहीं है। ऑन द अदर हैंड सर मैं एक एग्जांपल अपनी कंपनी की भी शेयर करूंगा। सिंस इन 2005 when K Electric got private in Pakistan, there are lots of employees in KE जो कि आ तो नहीं रहते but they are taking their salaries, वो गवर्नमेंट का जो खाता था।
when Okay. management came up, they just suddenly terminated 6,000 employees, और उन्होंने जो है वो अराउंड 6 मंथ तक जो है कई हेड ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया था, बट उन्होंने जो है उन एम्प्लॉयज को वापस नहीं लिया. आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन बिकेम मच बेटर, और वो जितने भी यूनियंस और ये सब इश्यूज थे, और जो एम्प्लॉयज काम नहीं करके भी जो है वो सैलरीज अवेल करना चाहते थे, तो उससे जो है वो उन सब चीजों से निकलने के बाद जो है वो कंपनी जो है वो प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू हुई. ठीक है, दैट इज अच्छी रियली बात है. इम्पोर्टेंट. अब ये तो आप लोग गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो कर सकता है. ये तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सूरत हाल को मैनेज करना जरा मुश्किल होता है. अब मैं बताता हूँ कि वैसे क्राइसलन कॉर्पोरेशन में ली आइकोका ने क्या किया था. अब उसके पास क्योंकि उसको सबसे पहले इनिशियल जो चीज चाहिए थी वो फाइनेंस चाहिए था. अब फाइनेंस के लिए जो है वो ना तो किसी बैंक के पास जा सकता था और ना ही किसी और शख्स के पास जा सकता था जो उसको पैसे दे और वो कंपनी को रन करे, क्योंकि लोगों को और बैंक्स को ये मालूम था ये कंपनी खत्म हो चुकी है, इसके सारे एक्सेस अभी बिकने वाले हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है, और इनके पास 18,000 एम्प्लॉइज हैं, उनको सैलरी देने के लिए इनके पास 1 रुपया भी नहीं है. तो ली आइकोका ने उस वक्त जो है जाते ही जब उसने ज्वाइन किया तो सबसे पहला काम ये किया कि उसने जो उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि गवर्नमेंट में थी, उसको जो कांग्रेस कहते हैं उसको, तो कांग्रेस से उसने जाकर डायरेक्ट मीटिंग की और उनसे ये कहा कि आप मुझे 2 साल की गारंटी दे दें. जो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका है वो 2 साल की मुझे गारंटी दे ताकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को चला सकूं. अब उन्होंने कहा कि हम क्यों गारंटी दें एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को. तो इन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ 18,000 एम्प्लॉइज हैं जो काम करते हैं, और फिर उनके जो बच्चे हैं उनको मिलाकर ये तकरीबन 1 लाख के करीब टोटल लोग हो जाएंगे. अगर हम अपनी कंपनी बंद करते हैं तो ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे सारे के सारे, और ये रोड्स पे निकल आएंगे और आपकी गवर्नमेंट को खतरा हो जाएगा. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके आप सिर्फ पैसा भी ना दें, सिर्फ आप गारंटी ले लें 2 साल की, ताकि हमें जो बैंक्स हैं वो लोन देना शुरू कर दें. तो इस तरह उसने जो गवर्नमेंट थी उसको जो है वो एग्री किया और गवर्नमेंट ने जो है वो उनकी गारंटी ले ली और बैंक्स ने उनको पैसा देना शुरू कर दिया. और एट द एंड 2 साल के अंदर ही वो यूएसए की एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आ गई, सिर्फ 2 साल के अंदर. तो ह्यूमन रिसोर्स की ये वैल्यू होती है. पहले भी लोग वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स जब आया, जब जिसके पास क्रिएटिविटी थी, थिंकिंग थी, उसने सिर्फ 2 साल के अंदर ही पूरे क्राइसिस से कंपनी को निकाल दिया. जी कोई कमेंट करना चाहेगा? Or in other words, we can say, even if you want to start an organization, we need human resource. Yes. In every way, we need human resource, and it's the most important part of it. Human resource means the intelligent, the capable people who have the core competency. अगर आपके पास ऐसे आप खुद अगर competent हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहती हैं तो आपको फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी. उसकी वजह यह है कि अगर आपका आइडिया लोगों को क्लिक कर जाए तो इस वक्त भी लोग फाइनेंस करने के लिए मार्केट के अंदर अवेलेबल है. लोगों के पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए फारिग पड़े हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा उनको नहीं मिलता जिसके ऊपर वो पैसा लगाएं और वो उनको रिटर्न दे. तो अगर आपने ऐसा आइडिया मार्केट में पिच कर दिया जिस आइडिया से लोगों को ये चला कि हाँ ये आइडिया 1 से 2 साल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और हमें बहुत अच्छा एक अच्छी कंपनी ये जनरेट कर सकता है, या ये बंदा, ये शख्स, या ये आइडिया जो ये लेकर आए, तो लोग आपको फाइनेंस करने के लिए राजी हो जाएंगे. लेकिन उसके अलावा आप खुद भी अपना फाइनेंस छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं. कराची, अब आगे ना जाए तो कराची फूड को ही देख लें. कराची हलीम जो कराची फूड जो है वो एक रेडी से शुरू किया था. स्टूडेंट बिरयानी आपके सामने एक रेडी लगा देते उससे शुरू किया था, और आज देखें आप वो कितना पैसे कमा रहे हैं, करोड़ अरबपति हो गए वो लोग. तो देखें इससे जो है आप ये नहीं कह सकते कि जो फाइनेंस है उसी से ही ऑर्गेनाइजेशन चलती है. फाइनेंस तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं चल रही है. इंसान चलाते हैं, लोग चलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स चलाते हैं. जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन कैपिटल बेहतर होगा वही ऑर्गेनाइजेशन चलेगी. नोकिया के पास क्या ह्यूमन कैपिटल नहीं था? क्या कोडैक के पास और नोकिया के पास फाइनेंस नहीं था? ये दोनों दुनिया की बहुत ही मशहूर कंपनी थी,
उनके पास फाइनेंस भी बेइंतहा था, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया से गायब हो गई ना। क्यों गायब हो गई? क्योंकि वहां पे सोचने वाले लोग नहीं थे, वहां पे चीजों को ट्रांसफॉर्म करने वाले लोग नहीं थे, वहां क्रिएटिव और इनोवेटिव लोग नहीं थे, जिसकी वजह से ये दोनों कंपनियां दुनिया से रुखसत हो गई। यानी इतनी ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी वो दुनिया से रुखसत हो गई। दुनिया की टॉप तरीन कंपनियों में आने वाली कंपनियां दुनिया से खत्म हो गई। किस वजह से? सिर्फ एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स ना होने की वजह से दुनिया से गायब हो गई। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके बगैर आप जो है कोई भी कंपनी बेहतर रन नहीं कर सकते। जी हाँ हमजा। सर इसमें सर बेसिकली सर इनोवेटिव आइडिया भी होता है सर। मैं इसी क्लास की मिसाल दूंगा। हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का कोर्स पढ़ रहे थे। ये जो आपसे सवाल पूछ रही है, ये नौशीन और आई थिंक शैला थी, इन्होंने एक आइडिया लेके आई थी हिजाब का, जो ये इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराना चाह रही थी। तो उस वक्त हमारे सर थे उबैदुल्ला, तो उन्होंने बोला था इसके ऊपर जो है आपको उधर का बिजनेस वीजा और फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह सब चीज़ें मिल सकती है, खाली आपके आइडिया की बेस के ऊपर। तो जरूरी नहीं है सर ये आपके यानी इंसान का आइडिया ही होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज पे असल कि जो आप बगैर फाइनेंस के भी जो है आपको स्पॉन्सर तो इजीली मिल सकते हैं। आपका आइडिया होना चाहिए असल तो। बिल्कुल सही बात है, आइडिया होना चाहिए और फिर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस आइडिया के साथ। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। या आप जो है देखो आज मैं एक आपको जो टैलेंट है ना उसकी एक डेफिनेशन बताता हूँ। टैलेंट जो है उसकी 3 करेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स किसी भी शख्स में आपको मिल जाए तो आप उसको कह सकते हैं कि ये टैलेंटेड बंदा है। अगर वो तीनों चीजें ना मिले उसके अंदर तो आप उसे टैलेंटेड नहीं कह सकते। अगर उसमें कोई एक भी चीज गायब हो तो वो टैलेंट में शामिल नहीं होगा। और अच्छा इंटेलिजेंट वगैरह हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट वो टैलेंट में जो टैलेंट होता है उसमें शामिल नहीं होता। अब आप जब मैं ये तीनों चीजें बताऊंगा तो फिर आप अपने अंदर भी और अपने इर्द गिर्द के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बारे में सोचिएगा, क्या ये तीनों चीजें उसमें मौजूद है या कोई एक चीज भी उसमें लैक करती है। तो सबसे पहली जो चीज इसके अंदर है वो है, उसको मैं कहता हूं एस्पायरेशंस। एस्पायरेशंस का मतलब होता है कि आप क्या स्पार्क है आपके अंदर, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो स्पार्क है, जो मोटिवेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, क्या आप इस तरह सोचते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या फर्ज करो कि आप बहुत अच्छे शख्स बनना चाहते हैं, कोई बहुत अमीर शख्स बनना चाहते हैं, कोई बहुत बड़े आलिम बनना चाहते हैं, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या इस तरह की कोई भी चीज आप बनना चाहते हैं। तो आपके पास सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द विल, दैट इज द स्पार्क, दैट इज द मोटिवेशन, दैट इज द एस्पिरेशंस। ये सबसे अहम चीज अगर आपके अंदर है तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप आगे चल ही नहीं सकते। जब एक बंदे के पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, कोई एस्पिरेशन स्पार्क ही नहीं है, तो वो उसके बाकी चीजें वैसे ही जो है वो मीनिंगलेस है। उसके लिए कोई और चीजें जो है करना उसके लिए उसके बस की बात नहीं है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो ये पहली चीज है। दूसरी इसके अंदर जो चीज है वो ये है कि आपने अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको देखना है। आप जो आइडिया दे रहे हैं, जो एस्पिरेशंस दे रहे हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जो आपकी कैपेबिलिटी से रिलेवेंट होनी चाहिए। वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा कि आप उस आइडिया को, उस स्पार्क को आप कन्वर्ट कर दें इनटू रियलिटी। तो आप अपनी तो नंबर 1 इज द एस्पिरेशंस एंड नंबर 2 इज द कैपेबिलिटी। अगर किसी शख्स में ये दोनों चीजें हैं तो फिर उसके पास तीसरी चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम है, एंड दैट इज द कमिटमेंट टूवर्ड योर ऑब्जेक्टिव। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपने कोई एक बिजनेस शुरू किया, पता चला कि लॉस हो गया, आप या दरमियान में इतने हर्डल्स आए कि आप सोच रहे हैं यार आप तो मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ, इसे बंद कर दूं। नाउ you are not committed toward your business। इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूं जिससे आप खुश हो जाएंगे सब लोग। वो ये है कि
अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो सिर्फ क्या करता है, जब वो उसके साथ जो है वो शादी करने के लिए तैयार होता है तो उसको दरमियान में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। अब जब इतने सारे हर्डल्स आते हैं तो क्या होता है कि वो उसको छोड़कर वो कहता है यार इतना कौन मुसीबत में पड़े, लिहाजा छोड़ो इसको और कोई और तलाश करो। तो ये क्या था, दैट इज कमिटमेंट, कि आप कमिटमेंट पे पूरा उतर नहीं रहे। हो सकता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी भी हो, एस्पायरेशन भी हो, सब हो, कोशिश आप कर रहे हो, लेकिन बात यह है कि आप कमिटेड ही नहीं है उस ऑब्जेक्टिव के साथ। एक दफा आपको थोड़े से हर्डल्स क्या है, अब आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के आपने कहा यार कुछ दूसरा करते हैं। जब वो दूसरे की तरफ गए तो पता चला उसमें तो उससे भी बड़े हर्डल्स है। आपने कहा जी छोड़ो इसको भी, इसके साथ भी नहीं करते। फिर तीसरे की तरफ गए। तो जहां पे भी आप जाएंगे हर्डल्स तो आपको मिलने ही मिलने, बगैर हर्डल्स के तो कोई चीज आपके लिए मुमकिन ही नहीं है। अगर आपको लड़की को पाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। बहुत दफा गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। जी आप लोग क्या कहते हैं? सर मैं कह रहा था सर कुछ समटाइम्स ऐसा भी तो होता है, लोगों का आइडिया बहुत अच्छा होता है, वो अपना 100% भी देते हैं, लेकिन उनका जो है यदि वो पूरा अचीव नहीं कर पाते, लेकिन उनके आने वाले लोग जो है, बात आने वाले लोग वो आइडिया अपनाते हैं और वो जो है आइडिया बड़ा सक्सेसफुल होता है, और वो उनकी जो है उसको दूसरे जो जिनका असल आइडिया होता है उनको अप्रिसिएशन देते हैं जी बिल्कुल, इस चीज बात पे। यह है कि वो उसके अंदर सिर्फ उनके शायद आइडिया जनरेशन की तो कैपेबिलिटी थी, लेकिन बाकी दो चीजें उसके अंदर नहीं थी बेचारे की। ना तो उसके अंदर एस्पिरेशन थी और ना ही उसके अंदर कमिटमेंट थी। इस वजह से वो रास्ते में छोड़कर उस आइडिया को गायब हो गया। उसने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। सर मैं ऐसा इस सेंस पे बोलना चाह रहा था, जैसे सर एक मूवी थी जो आयरलैंड की आज़ादी पे थी, ब्रेव हार्ट। अब सही। उसने अपना 100% जो है दिया, इवन वो बंदा मर भी गया जो उन्होंने जाता है स्कॉटलैंड, सॉरी, लेकिन उन्होंने अपनी कौम के अंदर एक जज्बा तो छोड़ा ना, अपना मोटिवेशन कि उनके बाद आने लोग ने अपने मुल्क जो है अपनाया। तो ऐसी कुछ लोग होते हैं जिनके बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, जो वो पूरे 100% देते हैं, अपने कमिटमेंट भी नहीं जैसे वो पूरे कर रहे डेफिनेटली होते हैं, लेकिन उनसे ऐसा जो हो है सकता है, यानी वे पूरे अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते, लेकिन उनके ऐसे ऐसा हो होते हैं सकता है। जिंदगी जो है वो छोटी सी है और उसके अंदर बड़े बड़े इंसानों के गोल होते हैं, लेकिन आपने उस गोल को आगे बढ़ाया, लोगों के अंदर उसे इनकलकेट कर दिया, और आपका वो आइडिया जो है आगे बढ़ता रहा। तो आपका कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। हम आपको नहीं कह सकते कि आप फेल हो गए। आपने कंसिस्टेंसी के साथ उस आइडिया को बढ़ा दिया आगे, इसका मतलब है आप फेल नहीं हुए, बल्कि आप अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो गए। जो आप चाह रहे थे वो हो गया, इसका मतलब है आप कामयाब है। ठीक है जी, एनी अदर कमेंट्स? सर। ओके आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज हो सकती है अगर आपके पास टैलेंटेड लोग हो। तो मैं तीन चीजें मैंने बताई हैं कि टैलेंट के लिए, अगर अब आप देखिएगा, टैलेंट के लिए तीन चीजें जरूरी हैं कि आप के अंदर एस्पिरेशन होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और थर्ड चीज जो है दैट इज द कमिटमेंट टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। ये तीन चीजें अगर आपके अंदर है तो आप इन तीनों चीजों पर लोगों को चेक कर लें। अगर कोई इन तीनों चीजों के अंदर वो जो है आप समझते हैं कि पूरे उतरते हैं, तो आप उसको टैलेंट की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी आप उसे टैलेंट की कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते। आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जब वो इम्प्रूव हो जाएगा तो हो सकता है वो टैलेंट की कैटेगरी में शामिल हो जाए। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव ये आमतौर पर आप दोनों चीजें जो है वो सुनते हैं, एक ह्यूमन कैपिटल है और एक कोर कॉम्पिटेंसी है। इन दोनों की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। ह्यूमन कैपिटल जो है बहुत सिंपल है। ह्यूमन कैपिटल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, उसको अगर आपने मेजर करना है, उसकी इंडेक्सिंग करनी है, उससे देखना है कि कितना ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है, तो आप इन चीजों को देख सकते हैं, जिसमें कैपेबिलिटीज है, नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है और मोटिवेशन है। तो आपके पास नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड मोटिवेशन, ये चार चीजें जो है मिलकर कैपिटल को बनाती है। कि लोगों के पास, वहां पे जो लोग काम करते हैं उनके पास इल्म कितना है, वो कितने स्किल्स रखते हैं, एक्सपीरियंस कितना है उनके पास, और फिर उस काम को करने के लिए उनके पास मोटिवेशन का लेवल क्या है। ये सारी चीजें जो है
अगर आपके पास है तो आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल। अब इसमें ये होता है कि जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होता है वो सारा ह्यूमन कैपिटल नहीं होता। अगर हम ये कहें कि हमारे पास 100 लोग हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 100% ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है? कोई मुझे बता सकता है ऐसा? क्या ऐसा कह सकते हैं? जी बोलिए, कौन बोलना चाह रहा है? किसी का इनपुट हो तो ओके, किसी का इनपुट नहीं है तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि जितने भी लोग वहां काम करते हैं हर एक में कोई ना कोई जो किसी में नॉलेज की कमी होगी, किसी में स्किल्स की कमी होगी, किसी में एक्सपीरियंस, और कोई मोटिवेटेड नहीं होता। तो इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी कंपनी में ह्यूमन कैपिटल कितना अवेलेबल है। जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल होगा उतना ज्यादा चांसेस हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की ग्रोथ के, प्रॉफिटेबिलिटी के और आगे बढ़ने के चांसेस। उसके बाद एक कोर कॉम्पिटेंसी होती है। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है a unique capability that creates high value and differentiate an organization from its competitor। यानी ऐसी कोई चीज जो आपको अपने कंपेटिटर से डिफरेंशिएट करे। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कैपेबल लोग हैं तो इसका मतलब ये है कि योर ऑर्गेनाइजेशन कोर कॉम्पिटेंसी इज द ह्यूमन रिसोर्स। अगर आपके पास फाइनेंस बहुत अच्छा है तो आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी जो फाइनेंस। आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तो आप टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट है फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह अगर आप इंडिविजुअल्स की बात करें, इंडिविजुअल्स जो है वो भी अपने आप को जो है कंपेयर कर सकते हैं विद अदर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। यानी एक शख्स दूसरे शख्स से कंपेयर कर सकते हैं अपनी कॉम्पिटेंसी। अगर उसके पास कोई ऐसी कॉम्पिटेंसी मौजूद है जो दूसरों के पास नहीं है तो वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी कहलाएगी। तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई कॉम्पिटेंसी अवेलेबल है तो उसको इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हर एक शख्स के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई कोर कॉम्पिटेंसी रखी है। आपने उस कोर कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करना है, उसे रिफाइन करना है, उसे इस्तेमाल करना है अपनी करियर डेवलपमेंट। तो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी जो है और ऐसी होनी चाहिए, हर शख्स को ये पता होना चाहिए कि वाकई में ये मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है और लोग भी उस बात को